Welcome to all students. Myself, Om Prakash Godara, Assistant Professor Pro Physiology, Department Faculty of Agriculture and Veteran Science, Jyoti Vidyapith, Women's University, Jaipur. Today, our topic transpirations and stomatal physiology. ट्रांसपिरेशंस एंड इंस्ट्रूमेंटल फिजियोलॉजी जो ट्रांसपिरेशंस है या वास्पोसेशंस है उसका मेनली प्लांट के अंदर क्या इंपॉर्टेंट रोल्स है होना चाहिए या नहीं होना चाहिए और इंस्ट्रूमेंटल फिजियोलॉजी जो ट्रांसपिरेशंस है वो किसके द्वारा होता है तो उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे या स्टडी करेंगे although large quantity of water are absorbed by plants जो plant है उसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है from the soils but only a small amount of its utilized like मेनली प्लांट है वो कई गुना पानी एब्जॉर्ब करता है लेकिन उसका जो यूटिलाइज है प्लांट के अंदर वो ओनली स्मॉल अमाउंट के अंदर होता है एक्सेस ऑफ वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर मेनली जो एक्सेस वाटर है उसको एरियल पार्ट के द्वारा प्लांट का जो एरियल पार्ट है ये वायु भाग होता है उसके द्वारा वाटर वेपर्स जो जल वाष्प के रूप में जो लॉस होता है उसको अपन बोलते हैं ट्रांसपिरेशंस या वास्पोसर्जन्स तो ट्रांसपिरेशंस होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है मेनली फर्स्ट आपका जैसे स्टोमेटल ट्रांसपिरेशंस है तो मोस्ट ऑफ द जो ट्रांसपिरेशंस है टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा ज्यादातर जो वाष्पीकरण है या वाष्पोसर्जन है वो मेनली स्टोमेटा के द्वारा होता है स्टोमेटा यूजुअली confined in more number of on the lower sides of the leaves तो मेनली जो स्टोमेटा है वो मैक्सिमम से जो लोअर साइड्स ऑफ लीव्स की जो लोअर साइड्स होती है वो मेनली मैक्सिमम पाए जाते हैं मोनोकोट्स के अंदर एग्जाम्पल ग्रासेस दे आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बोथ साइड्स जबकि जो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो साइड्स के अंदर होता है वाइल इन एक्वाटिक प्लांट्स विद फ्लोटिंग लीव्स दे आर प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस जो मेनली वाटर के अंदर पाए जाने वाले जो प्लांट है जो जल के अंदर मेनली ग्रो होते हैं तो वहाँ मेनली जो स्टोमेटा है वो अपर जो लीव सरफेस होती है वहाँ पाए जाते हैं फिर जो आपका क्रिटिकल ट्रांस जो ट्रांसमाइग्रेशन है वो क्या होता है कि क्रिटिकल इज इम्पीरियस टू वाटर मेनली जो क्रिटिकल्स होता है वो वाटर के लिए इम्पीरियस होता है इवन दो सम वाटर में भी लॉस्ट थ्रू लेकिन कुछ क्वांटिटी के अंदर जो वाटर है वो भी मेनली क्रिटिकल्स के द्वारा लॉस्ट हो जाता है या ट्रांसलेशन हो जाता है इट में कंट्रीब्यूट्स ए मैक्सिमम वो 10% ऑफ द टोटल ट्रांसलेशन ये मेनली जो टोटल ट्रांसलेशन होता है आउट ऑफ 100 उसका 10% से वो वैल्यू ट्रांसलेशन के द्वारा जो वाटर है उसका लॉसेज होता है lenticular जो transpirations है some water may be lost by woody stems through lenticels which is called lenticular transpirations कुछ जो woody stems होते हैं वहाँ mainly जो उनके अंदर लेंटिसेल्स पाई जाती है जिसके द्वारा मेनली जो ट्रांसपिरेशंस है वो अकर होता है तो उसको अपन बोलते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशंस मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन जो मेनली ट्रांसलेशन है उसकी क्या क्रियाविधि है तो मेनली जो ट्रांसलेशन है वो किस तरीके से होता है उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर होती है कौन कौन से ऑर्गन्स के द्वारा मेनली ट्रांसलेशन होता है तो इस क्रियाविधि के अंदर मेनली जो इसका किस चीज का क्या रोल है उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे तो मेनली जो ट्रांसलेशन मैकेनिज्म है तो ये मेनली जो क्या है स्टोमेटा जो होता है उसके द्वारा मेनली जो ट्रांसलेशन है वो होता है so mechanism of instrumental translation which take place during the daytimes can be studied in three steps. तो mainly जो daytimes है वहाँ mainly translation से होता है. Firstly, osmotic diffusion of water in the leaves from xylem to intercellular space above the stomata through the mesophyll cells. तो osmotic diffusion है अगर सेल्स के अंदर तो मेनली जो जाइलम्स होता है उसका जो इंटरसेल्युलर स्पेस है अंदर कोशिका जो स्पेस होता है उसके वो मेनली जो स्टोमेटा है वहाँ मेजोबिन सेल्स प्रेजेंट होती है उसके द्वारा मेनली जो ट्रांसलेशन जो प्रोसेस है वो कंट्रोल होती है ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा इसको अपन बोलते हैं स्टोमेटल मूवमेंट तो अगर ओपन हो रहा है या क्लोज हो रहा है तो उसको अपन स्टोमेटल मूवमेंट्स बोलते हैं सिंपल डिवीजन ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम इंटरसेल्युलर स्पेस टू अदर एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमेटा इसके अलावा जो सिंपल डिफ्यूजन से सरल विसरण के द्वारा जो वाटर है वेपर के रूप में इंटरसेल्युलर स्पेस के द्वारा जो एटमॉस्फेयर के अंदर इसकी जो हनी लॉसेज होता है उसको हम डिफरेंट जो डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा आइडेंटिफाई कर सकते हैं इनसाइड द लीफ द मेसोफिल सेल्स आर इन कांटेक्ट तो मेनली जो लीफ का इनसाइड पार्ट है उसके अंदर जो मेसोफिल सेल्स होती है वो मेनली इससे कनेक्ट रहती है विद जाइलम एंड ऑन द अदर हैंड विद इंटरसेल्युलर स्पेस अबव द स्टोमेटा तो मेनली जो जाइलम्स है और जो इंटरसेल्युलर स्पेस है वो मेनली अबव द स्टोमेटा के ऊपर पाया जाता है और वहां से जो वाटर है फिर थ्रू स्टोमेटा के द्वारा
ट्रांसपिरेशन होता है। When mesophil cells draw water from the xylem, they become turgid and their diffusion pressure deficiency and osmotic pressure decrease with the result the release water in the form of water vapors in intercellular space close to stomata by osmotic diffusions. अगर मेजोफिल सेल्स के अंदर मेनली जो वाटर है वो ड्रॉ हो रहा है जाइलम से मेनली जो वाटर की एंट्री है वो मेनली अगर जो मेजोफिल सेल्स है उसके अंदर हो रही है तो उस कंडीशन में मेनली क्या होगा कि जो मेजोफिल सेल्स है उसका जो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट है एंड ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो इसके रिजल्ट क्या रहता है कि जो मेनली वाटर वेपर है इंटरसेल्युलर स्पेस से मेनली फिर क्या होता है कि ऑस्मोटिक डिफ्यूजन के द्वारा इसका वेपर फॉर्म के अंदर ट्रांसफरेंस एटमॉस्फेरिक कंडीशन के अंदर हो जाता है। Nowadays, the osmotic pressures and diffusion pressure deficiency of mesophil cells become higher and hence then draw water from xylem by osmotic diffusions. तो mainly जो osmotic pressures है तो वो इंक्रीज होगा तो उस कंडीशन में जो मेसोफिल सेल्स है वो मेनली क्या करेगी जो वाटर है वो ड्रा करेगी बाय osmotic diffusion के द्वारा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा मेनली जो स्टोमेटा है उनका जो मूवमेंट है वो किस तरीके से होता है ओपन किस तरीके से होते हैं क्लोज किस तरीके से होते हैं तो स्टोमेटा आर इजी रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम द सराउंडिंग एपिडर्मिक सेल्स बाय देयर पेकुलियर शेप। मेनली जो स्टोमेटा है उसकी जो आउटर बाउंड्री है वो मेनली सराउंडिंग घिरी रहती है एपिडर्मिक सेल्स के द्वारा और बाय पेकुलियर शेप्स के द्वारा। द एपिडर्मिक सेल्स दैट immediately surround by stomata may be similar to other epidermal cells or may be differentiated and specialized. In the latter case, they are called as subsidiary cells. तो mainly जो स्टोमेटा है उसको जो सराउंडिंग करने का काम है वो एपिडर्मिक सेल्स के द्वारा किया जाता है और इस सेल्स एपिडर्मिक सेल्स के अलावा डिफरेंट सेल्स और है जो एपिडर्मिक सेल्स के नजदीक नियर पाई जाती है जिसको अपन सब्सिडियरी सेल्स के नाम से जान सकते हैं। The guard cells differ from other epidermal cells. जो mainly guard cells होती है वो epidermal cells की अलावा present रहती है. Also in containing chloroplast and peculiar thickening on the adjacent surface in closed stomata or on surface. तो मेनली जो एपिडर्मिल सेल्स है उसके अंदर मेनली जो क्लोरोप्लास्ट कंटेंट्स है वो मेनली प्रेजेंट रहता है और पेकुलर थिकिंग पाई जाती है इसकी एंड देयर एडजेंट सरफेस इन क्लोज स्टोमेटा जहाँ स्टोमेटा क्लोजिंग टाइम्स के अंदर और ऑन सरफेस पे मेनली ये चीज प्रेजेंट रहती है कंसीक्वेंस टू एन इंक्रीज इन द ऑस्मोटिक प्रेशर्स एंड डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट्स ऑफ द गार्ड सेल्स। तो मेनली जो ओपन एंड क्लोजिंग स्टोमेटा है उसका जो डिपेंडेंसी है वो मेनली गार्ड सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है या डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंसी है वो इसके अंदर इन्वॉल्व होता है कि अगर ऑस्मोटिक प्रेशर या डिफ्यूजन प्रेशर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो उस कंडीशन में मेनली और जो स्टोमेटा है वो ओपन होंगे या क्लोज होंगे। विद ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंस अगर जैसे गार्ड सेल्स है उसके अंदर मेनली ऑस्मोटिकली एक्टिव जो सब्सटेंस है अगर उनका एक्यूमुलेशन संग्रहण होता है तो ऑस्मोटिक डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम सराउंडिंग एपिडर्मल सेल्स एंड मेसोफिल सेल्स। तो उस कंडीशन में मेनली ऑस्मोटिक डिफ्यूजन होता है इन सब्सटेंस का और जो सराउंडिंग एपिडर्मल सेल्स है या जो मेसोफिल सेल्स है उसके अंदर मेनली जो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंसी या ऑस्मोटिक प्रेशर है वो चेंज हो जाता है। मेनली जो कंट्रोल ऑफ स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग है उसके अंदर मेनली आपका जो गार्ड सेल्स है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होती है। दिस इंक्रीज द टर्गल प्रेशर्स ऑफ द गार्ड सेल्स एंड दे बिकम टर्जिड। तो इस कंडीशन में मेनली क्या होता है कि जो गार्ड सेल्स है वो टर्जिड हो जाती है और द गार्ड सेल स्वेल इंक्रीज इन लेंथ एंड देयर एडजेंट थिकनेस surface starts forming a pore and thus the stomata opens। मेनली गार्ड सेल्स का जो ऑस्मोटिक प्रेशर अगर इंक्रीज होगा तो उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज होती है और जो थिकनेस है वो थोड़ी इंक्रीज होती है तो उस कंडीशन में मेनली जो क्या है कि जो स्टोमेटा का जो पोर्स है वो ओपन हो जाता है। On the other hand, when osmotic pressure and diffusion pressure deficient of the guard cell decrease due to the depletion of the osmotically active substance, अगर mainly जो osmotic pressure है या diffusion pressure deficient है अगर डिक्रीज हो जाता है कम हो जाता है तो उस कंडीशंस में मेनली क्या होता है कि जो इसकी लेंथ है या जो लार्जनेस है या जो थिकनेस है वो थोड़ी रिड्यूस हो जाती है तो उस कंडीशन में मेनली क्या होता है कि वाटर इज रिलीज बैक इनटू द ब्लैडर्स बाय ऑस्मोटिक डिफ्यूजन एंड गार्ड सेल बिकम फ्लैसिड। तो गार्ड सेल है वो फ्लैसिड हो जाएगी और जो स्टोमेटा है वो क्लोज हो जाता है। The thickness surface of the guard cells come close to each other, thereby closing the stomata pore and stomata. Osmotic diffusions of water into guard cells occur when their osmotic pressures increase and water potential decrease, becoming more negative related to those of surrounding epidermal cells and mesophil cells. Guard cells control the opening and closing of stomata.
There may be several different agents or mechanisms which control stomatal movements. इसके अलावा भी कई तरह की जो मैकेनिज्म है वो मेनली स्टोमेटा क्लोजिंग है या इसकी जो मूवमेंट है उसको मेनली इफेक्ट करती है. हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च इनटू शुगर इन गार्ड सेल्स. मेनली जो स्टार्च है अगर उसका हाइड्रोलाइसिस हो रहा है तो जो स्टार्च है उसका कन्वर्जन शुगर के अंदर होता है गार्ड सेल्स के अंदर. तो वो भी मेनली स्टोमेटा जो क्लोजिंग है मूवमेंट है ओपन और क्लोजिंग है वो मेनली क्रिएट करता है. सिंथेसिस ऑफ शुगर एंड ऑर्गेनिक एसिड इन देम. इसके अलावा शुगर है और ऑर्गेनिक एसिड है अगर उनका सब्सटेंस हो रहा है तो वो भी मेनली स्टोमेटा जो ओपनिंग है क्लोजिंग है उसको मेनली इफेक्ट करता है. द एक्टिव पंपिंग ऑफ पोटेशियम साइन इन द गार्ड सेल्स. इसके अलावा जो एक्टिव पंपिंग है पोटेशियम साइन की जो गार्ड सेल्स के अंदर एक्टिव पंपिंग होती है वो भी मेनली जो स्टोमेटा क्लोजिंग है ओपनिंग है उसको मेनली इफेक्ट करती है. हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च इनटू शुगर्स इन गार्ड सेल्स. मेनली जो एक हाइपोथेसिस है जिसके द्वारा मेनली जो स्टोमेटा है वो किस तरीके से ओपन होते हैं और किस तरीके से बंद होते हैं. तो इसको अवधारणा है जो शुगर स्टार शुगर इंटरकन्वर्जन थ्योरी है. दिस क्लासिकल थ्योरी इज बेस्ड ऑन द इफेक्ट ऑफ पीएच. जो पीएच मांस होता है ऑन द स्टार्च फॉस्फोरेट एंजाइम्स है तो ये एंजाइम्स मेनली इसके अंदर इंपॉर्टेंस रोल रखता है व्हिच रिवर्सिबली कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ स्टार्च प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इनटू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट्स. तो मेनली ये क्या करता है कि जो स्टार्च होता है उसका जो कन्वर्जन है ग्लूकोज 6 1 फॉस्फेट के अंदर होता है ड्यूरिंग द डे टाइम्स के दौरान pH in the guard cells is high. जो pH है वो इंक्रीज हो जाती है. दिस फेवर हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च. तो उस कंडीशन में मेनली जो स्टार्च है उसका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है विच इनसोल्युबल इनटू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट्स. स्टार्च इनसोल्युबल होता है और उसका जो मेनली सोल्युबल फॉर्म्स होती है वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट होती है. सो दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज इंक्रीज इन गार्ड सेल्स. तो इस कंडीशन में मेनली क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर से वो इंक्रीज हो जाता है. अगर ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा तो उस कंडीशन में मेनली जो स्टोमेटा है वो ओपन हो जाता है. Consequently, water enter करेगा into the guard cells by osmotic diffusion from the surrounding epidermal cells and mesobil cells. Guard cell becomes turgid and stomata open. तो guard cells है वो turgid condition में आ जाती है और जो stomata open हो जाता है. During dark conditions में वहाँ पर reverse जो reactions है वो process है वो वापस occur होती है. तो glucose 1 phosphatase का जो convergence है वो स्टार्च के अंदर हो जाता है इन गार्ड सेल्स के अंदर thereby decreasing the osmotic pressure. तो उस कंडीशन में मेनली जो गार्ड सेल्स है उसका जो osmotic pressure है वो डिक्रीज हो जाता है. The guard cells release water becomes flaccid and stomata becomes closed. तो उस कंडीशन में फिर हमारा जो स्टोमेटा है वो क्लोज हो जाता है. तो जो स्टार्च प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो लाइट की या हाई पीएच की प्रेजेंस के अंदर ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जो सोल्यूबल फॉर्म्स है बट जो स्टार्च है वो इनसोल्यूबल फॉर्म्स है. तो डे टाइम्स के अंदर ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होगा और नाइट टाइम्स के अंदर जो पीएच है वो लो हो जाती है. तो उस कंडीशन में मेनली ग्लूकोज 1 फॉस्फेट्स है वो स्टार्च के अंदर कन्वर्जन हो जाता है और जो स्टोमेटा है वो ग्रो हो जाते हैं. मेनली जो स्टीवर्ट्स 1964 उन्होंने फर्स्टली ये डिस्कवर किया था कि जो स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस है द कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इनटू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट does not cause any appreciable change in osmotic pressure because the inorganic phosphate and glucose 1 phosphates are equally active osmotically. Mainly क्या होता है कि जो इनकी इक्वलिटी है वो एक्टिव osmotically है. In this scheme he has suggested that glucose 1 phosphate should be further converted into glucose and inorganic phosphates for the opening of stomata. मेटाबॉलिक जो एनर्जी है उसका भी इसके अंदर मेनली इंपॉर्टेंस रोल रखता है कि जो मेटाबॉलिक एनर्जी है वो भी मेनली जो स्टोमेटा है उसको क्लोजिंग या ओपनिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल रखती है. Glucose 1 phosphate should be further converted into glucose and inorganic phosphates and opening stomata. Metabolic energy in the form of ATP would be required for the closing of stomata, which probably comes through respiration. तो mainly जो metabolic energy है तो metabolic energy के अंदर mainly जो respiration होता है उसके अंदर ATP है उसका formation होता है. तो ये ATP mainly जो stomata closing है उसके लिए mainly importance रोल रखती है. तो स्टार्च है उसका जो कन्वर्जेंस है वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के अंदर होता है और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट मेनली क्या होता है कि जब इसका जो ब्रेकिंग है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इसके साथ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अवॉइड हो जाता है और ग्लूकोज प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है. ये पीएच से अगर 7 होती है तो उस कंडीशन में ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है उसका फॉर्मेशन होता है और ग्लूकोज है उसका जो कन्वर्जेंस है फिर हेक्सोकाइनेज प्लस एटीपी जो एंजाइम्स है वो ये मेनली O2 जो रेस्पिरेशन रिएक्शंस होती है उसके अंदर पहले ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है उसका कन्वर्जेंस होता है. ये मेनली जो पीएच है 5 पीएच में मेनली रिएक्शन कंप्लीट होती है. फिर जो सेकंड जो हाइपोथेसिस है सिंथेसिस ऑफ शुगर और ऑर्गेनिक एसिड इन गार्ड सेल्स. तो गार्ड सेल्स है उसके अंदर शुगर है उसका सब्स्टिट्यूशन होना और इसके अलावा जो ऑर्गेनिक एसिड है उनका फॉर्मेशन भी गार्ड सेल्स के अंदर होता है.
During daylight, photosynthesis occur in guard cells. The contain chloroplast. तो chloroplast होता है उसके अंदर photosynthesis की जो प्रोसेस है कंप्लीट होती है और they soluble sugars formed in the process may contribute in increasing the osmotic potential. तो जो soluble sugars है उसका formation होगा तो उस कंडीशन में mainly जो osmotic pressure है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो गार्ड सेल्स है हेंस रिजल्टिंग द स्टोमेटल ओपनिंग। तो गार्ड सेल्स है स्टोमेटा ओपन करती है। वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ soluble sugars osmotically active have been extracted from the guard cells which is insufficient to affect the water potential. As a result of photosynthesis, CO2 concentrations in a guard cell decrease which lead to increase in pH. मेनली फोटोसिंथेसिस होगा तो जो CO2 कंसंट्रेशन है वो मेनली डिक्रीज हो जाएगा। तो CO2 कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा डिक्रीज होगी तो वो मेनली क्या करता है कि जो गार्ड सेल्स है उसके अंदर जो पीएच है उसका इंक्रीज कर देता है एंड ऑर्गेनिक एसिड्स है उसका फॉर्मेशन होता है। चीपली मैलिक एसिड्स ड्यूरिंग द पीरियड इन गार्ड सेल्स द फॉर्मेशन ऑफ मैलिक एसिड वुड प्रोड्यूस protons that could operate in the ATP driven proton K। तो मेनली जो प्रोटॉन्स है जिनका फॉर्मेशन होता है वो मेनली एटीपी जो एनर्जी है उसके द्वारा ड्राइव होता है। एक्सचेंज पंप मूविंग प्रोटॉन्स इनटू द एडजेंस एपिडर्मल सेल्स एंड के आयंस इनटू द गार्ड सेल्स। तो जो पोटेशियम आयंस है वो गार्ड सेल्स के अंदर एंट्री करेगा और जो गार्ड सेल्स है उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा और इंक्रीज होने की कंडीशन में मेनली जो स्टोमेटा है वो ओपन हो जाता है। तो ये जो रिएक्शंस है वो वापस से रिवर्स प्रोसेस वुड अकर इन डार्कनेस। तो जब अंधेरा होता है तो ये जो प्रोसेस है वो वापस रिवर्स हो जाती है। थर्ड जो पॉइंट है कि जो हाइपोथेसिस है एटीपी ड्राइवन प्रोटॉन H प्लस एंड के एक्सचेंज पंप मैकेनिज्म इन गार्ड सेल्स। तो स्टोमेटा ओपनिंग की ये जो थर्ड मैकेनिज्म है तो एटीपी जो एनर्जी है उसके द्वारा मेनली ड्राइव होती है चलती है मूव होती है। इसके अंदर मेनली हाइड्रोजन से एंड पोटेशियम जो आयंस होते हैं उसका एक्सचेंज होता है गार्ड सेल्स के अंदर। अकॉर्डिंग टू दिस मैकेनिज्म देयर इज एक्युमुलेशन ऑफ पोटेशियम आयंस इन द गार्ड सेल्स ड्यूरिंग द डे लाइट पीरियड्स। तो इस कंडीशन में मेनली डे टाइम्स के अंदर मेनली गार्ड सेल्स के अंदर हाइड्रोजन्स और पोटेशियम आयंस है वो कलेक्ट हो जाते हैं और द प्रोटॉन्स H प्लस आर कंपेयर्ड आउट फ्रॉम द गार्ड सेल्स इनटू द एडजस्टमेंट एपिडर्मल सेल्स। जो हाइड्रोजन साइंस है वो एपिडर्मल सेल्स के अंदर मेनली मूव हो जाते हैं और उस कंडीशन में मेनली इसका जो एक्सचेंज है वो पोटेशियम आयंस के साथ मेडिटेट थ्रू एटीपी के द्वारा होता है एंड थस आरएनए एक्टिव प्रोसेस। ये एक एक्टिव प्रोसेस है। एटीपी जनरेटेड इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो एटीपी का जो जनरेशन है वो मेनली नॉन जो फोटोफॉस्फोरिलेशन साइकिल चलता है फोटोसिंथेसिस के अंदर in the guard cells, the ATP required in ion exchange process may also come through respiration। तो मेनली जो एटीपी रिक्वायर्ड है वो उसका जो आयन एक्सचेंज के अंदर मेनली जो एटीपी रिक्वायर्ड होती है उसका जो मेनली फॉर्मेशन है वो रेस्पिरेशन के द्वारा होता है। The accumulation of potassium ion in the sufficient enough to significantly decrease the water potentials of guard cells during daylights। तो इस कंडीशन में मेनली जो वाटर पोटेंशियल है वो गार्ड सेल्स का वो डिक्रीज हो जाता है एंड वाटर एंटर इनटू द from the adjacent epidermal cells and mesodermal cells। तो इस कंडीशन में मेनली जो वाटर है उसकी एंट्री होती है thereby increasing their turgor pressure। तो जो टर्गर प्रेशर है जो गार्ड सेल का वो इंक्रीज हो जाता है और जो स्टोमेटा वो ओपनिंग हो जाता है। तो जो ये रिएक्शंस है रिवर्स सिचुएशंस प्रीवियस ड्यूरिंग डार्क कंडीशंस आती है जब अंधेरा होता है तो उस कंडीशन में मेनली जो सारी रिएक्शंस है वो रिवर्स हो जाती है। there is no accumulation of potassium in guard cells then placid conditions are created and stomata are closed। तो मेनली जो स्टोमेटा है तो प्लांट के अंदर मेनली आपको इसका अध्ययन करने से ये पता चलेगा या इसका जो इम्पोर्टेंस ये है कि इन फ्यूचर्स अपन जो प्लांट है प्लांट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस ट्रांसपिरेशन रिएक्शंस है वो मेनली स्टोमेटा पर डिपेंड करती है। तो स्टोमेटा जितने ज्यादा होंगे तो उसका मेनली जो प्लांट है उसके अंदर जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है वो ज्यादा होता है। वैसे ट्रांसपिरेशन जो प्रोसेस है उसको अपन रोक नहीं सकते। अगर किसी कंडीशंस के अंदर मेनली अगर ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा है तो मेनली अगर हाई टेम्परेचर कंडीशंस में क्या होगा जो प्लांट है उसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं रहेगा। इस कंडीशंस में मेनली कई तरह की जो प्रोसेस है केमिकल जो प्रोसेस है या एंजाइमेटिक जो प्रोसेस होती है वो मेनली स्टॉप हो जाती है। उस कंडीशन में मेनली जो प्लांट है उसकी जो लाइफ है वो कम्प्लीटली सर्वाइव नहीं कर पाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। तो इस कंडीशन में मेनली जो ट्रांसपिरेशन है वो एक नेसेसरी एविल है, आवश्यक बुराई है, इसको अपन दूर नहीं कर सकते। ये मेनली जो प्लांट है उसका जो टेम्परेचर भी मेंटेन करती है और कई तरह की जो एंजाइमेटिक प्रोसेस है जो मेनली एक फिक्स टेम्परेचर होती है तो उसका कंट्रोल करने के लिए मेनली ट्रांसपिरेशन जरूरी है। थैंक यू।